एक ऐसा लड़का जो प्रयागराज की गलियों से निकलता है और कुछ ही सालों में इलाके की राजनीति में अपनी जगह बनाता है, फिर 5 बार विधायक बनता है, सांसद बनकर संसद तक पहुंचता है, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वही शख्स जेल में बंद होता है। एक के बाद एक मुकदमों में घिरा होता है और आखिरकार पुलिस सुरक्षा के बीच उसकी हत्या हो जाती है। ये कहानी है उस नाम की जिसे सुनकर कभी पूरे शहर की रफ्तार थम जाती थी। एक ऐसे नाम की जिसके आगे कानून खामोश और बेबस नजर आता था और सत्ता तो उसके इशारों पर चलती थी। इसी डर को कायम रखने वाले का नाम था अतीक अहमद। अब सवाल यह है कि आखिरकार अतीक अहमद यहाँ तक पहुँचा कैसे। अतीक अहमद का जन्म प्रयागराज के कसारी मसारी गांव में हुआ था। उसके पिता तांगे चलाने का काम करते थे। परिवार में अतीक सबसे बड़ा था। अतीक का एक छोटा भाई था जिसका नाम था फिरोज अहमद। घर में 2 छोटी बहनें और थीं। अतीक का परिवार गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन अतीक की जिंदगी का रास्ता अलग था। पढ़ाई में मन न लगने की वजह से वह 8वीं क्लास से ही कोयला चुराने और बेचने का काम करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कमाई बढ़ी तो उसने अपने साथ कई और लड़कों को रख लिया। इन सब के बावजूद अतीक अहमद ने जैसे तैसे 10वीं की परीक्षा दी, लेकिन उसमें फेल हो गया। फिर वह पूरी तरह से कोयले के बिजनेस में घुस गया। अतीक पर 17 साल की उम्र में पहला मर्डर केस दर्ज हुआ। 1979 से लेकर 1983 तक अतीक अहमद ने अपने कोयले के बिजनेस के साथ साथ वसूली का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन यह सब बहुत ही छोटे लेवल पर हो रहा था। इसी टाइम पर एक और गैंगस्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था चांद बाबा। कहा जाता है कि प्रयागराज में चांद बाबा का दबदबा था। इसी वक्त अतीक अहमद पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है। फिर अतीक को किसी ने बताया कि इस वक्त उसकी मदद केवल चांद बाबा कर सकता है। कहा जाता है कि चांद बाबा ने अतीक के लिए दिल्ली से सोर्स लगवाए और उसी दिन अतीक को छुड़वाया। चांद बाबा को अतीक में काफ़ी टैलेंट दिखता है तो वह उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। इसके बाद अतीक अहमद चांद बाबा के साथ रहकर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसने चांद बाबा से हर वो चीज़ सीख ली, बम बनाने से लेकर हथियार सप्लाई करने तक। लेकिन अतीक अहमद यह देखता है कि चांद बाबा छोटे मोटे इलेक्शन भी लड़ता है। इसके बाद अतीक अहमद ने भी सोचा कि वह भी इलेक्शन लड़ेगा। इसी बात को लेकर चांद बाबा और अतीक अहमद के बीच लड़ाई हो जाती है और दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। अब दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के आमने सामने हो चुके थे। फिर 1989 के असेंबली इलेक्शन में एक ही सीट से दोनों मैदान में उतर जाते हैं। कहा जाता है कि चांद बाबा ने अतीक अहमद को चुनाव न लड़ने की भी धमकी दी। अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत गया। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद चांद बाबा की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि अतीक अहमद ने ही चांद बाबा को बीच चौराहे पर गोलियों से भून डाला था। अब MLA बनने के साथ ही चांद बाबा के सारे धंधों को अतीक अहमद टेक ओवर कर लेता है। फिर आता है 1996 जब अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव जीता। इसके बाद राजनीतिक दल तो बदले, लेकिन इलाहाबाद पश्चिम में अतीक अहमद का दबदबा बना रहा। 1999 में अपना दल से अतीक अहमद जुड़ा और 2002 में इसी पार्टी के टिकट पर फिर विधानसभा पहुंचा। फिर आता है 2003 जब समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद की वापसी हुई। यानी अतीक अहमद लगातार 5 बार बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनावी मैदान में हराकर MLA बना और इसके ठीक बाद आया अतीक के राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव। फिर आता है 2004 का लोकसभा का चुनाव, जब अतीक अहमद ने चुनाव जीतने के बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट छोड़ दी और अपनी जगह अपने भाई अशरफ को चुनावी मैदान में उतार दिया। इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तब अतीक के भाई अशरफ के सामने बसपा से राजू पाल चुनावी मैदान में उतरे। उपचुनाव में बसपा के राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। यहीं से कहानी ने एक बेहद गंभीर मोड़ लिया। अतीक अपने भाई अशरफ के हार के बाद एकदम बौखला गया और उसने चुनाव के कुछ दिन बाद राजू पाल को बीच चौराहे पर गोलियों से भून दिया। अतीक पर लगातार मामले दर्ज होते रहे। 2008 में अतीक अहमद ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और जेल चला गया।
लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, धमकी और दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़े अनेक मामले दर्ज थे। 2023 की एक रिपोर्ट में अतीक अहमद के खिलाफ 100 आपराधिक मामलों का आंकड़ा बताया गया था, लेकिन इन तमाम मामलों के बीच एक बात खास थी। अतीक का राजनीतिक प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। उमेश पाल, राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। 2006 में उनके अपहरण का मामला सामने आया। इस केस में अतीक पर आरोप लगा और करीब 17 साल बाद 2023 में इसी मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। यह अतीक के लिए बड़ा कानूनी झटका था, क्योंकि यह पहली बार था कि जब अतीक अहमद पर कोई आरोप साबित हुआ था। लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा तूफान आना बाकी था। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज में उमेश पाल और उनके 2 पुलिस सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। जांच जब आगे बढ़ी तो अतीक अहमद और उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम सामने आए। अतीक उस वक्त जेल में था। उनके बेटे असद का नाम इस जांच में सामने आया और वह फरार बताया गया। फिर आया 13 अप्रैल 2023। झांसी के पास पुलिस और एटीएफ की कार्रवाई में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। उस समय अतीक जेल में था। अपने बेटे के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल नहीं हो पाया। फिर आया 15 अप्रैल 2023। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। पुलिस सुरक्षा चारों तरफ थी। मीडिया भी मौजूद था। कैमरे चल रहे थे। अतीक पत्रकारों से बात कर रहा था। तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया और यह घटना लाइव पूरी जनता देख रही थी। तीनों हमलावरों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह जिस शख्स का नाम 4 दशक से ज़्यादा समय तक प्रयागराज की अपराध और राजनीति की खबरों में रहा, उसकी कहानी अचानक खत्म हो गई। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अतीक के जाने के बाद सवाल उसके परिवार पर आ गया। अतीक के बेटे असद की पहले ही मौत हो चुकी थी। अली और उमर जेल में थे। पत्नी शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार चल रही थी और अब 2026 में परिवार को एक और बड़ा झटका लगा। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई। अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल में बंद उनके भाई अली और उमर को अदालत से पैरोल भी मिली। यानी जिस परिवार के मुखिया कभी प्रयागराज की राजनीति में बेहद प्रभावशाली माने जाते थे, आज उसी परिवार की कहानी जेल, अदालत, फरारी और मौत की घटनाओं के बीच सिमट गई है। सबसे बड़ा सवाल, अतीक अहमद की कहानी को सिर्फ एक आपराधिक या सिर्फ एक राजनेता की कहानी कहना शायद पूरी तस्वीर नहीं बताता। यह कहानी दिखाती है कि अपराध, राजनीतिक और सत्ता का गठजोड़ किसी व्यक्ति को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और फिर कानून और घटनाओं का सिलसिला उसी जिंदगी को किस तरह पूरी तरह बदल सकता है। 1979 से शुरू हुआ ये आपराधिक मामला 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद की मौत के साथ खत्म हो गया और अब 2026 में बेटे अबान की मौत के बाद परिवार की कहानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। एक सवाल और, क्या ये कहानी सिर्फ अतीक अहमद के अंत की कहानी है या फिर ये उस दौर की भी कहानी है जब अपराध और राजनीति बेहद करीब दिखाई दिए? आप इस पूरी कहानी को किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।